दोस्तों, शेयर मार्केट घोटाला वाली वेब सीरीज स्कैम 1992 आजकल काफी चर्चे में है। इस वेब सीरीज में 90 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता की जिंदगी की असली कहानी बताई गई है। हर्षद मेहता को उनके समय में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह कहा जाता था। उनके बारे में एक बात बहुत पॉपुलर थी कि वो जो शेयर को छू लेते थे वो सोना बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिसको वो स्टॉक मार्केट का भगवान समझ बैठे हैं असल में वो एक बहुत बड़ा घोटालेबाज है, तो उनके पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई। हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो भारत के स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम हर्षद की जिंदगी और उनके घोटाले के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस रोमांचक भरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है तन्मय और आप देख रहे हैं दी इंटरेस्टिंग चैनल नॉलेज की दुनिया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1954, क्योंकि इसी दिन गुजरात के पेनाली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये व्यापार नहीं चल पाया, जिसकी वजह से उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, हर्षद के पिता ने रायपुर में अपना बिजनेस जमा लिया और इसी शहर में हर्षद ने अपना बचपन और स्कूल की पढ़ाई की। हर्षद को क्रिकेट का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं कर पाए। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर्षद एक बार फिर मुंबई शिफ्ट हो गए। साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही हर्षद छोटी मोटी नौकरियां करना भी शुरू कर चुके थे, जिसमें सीमेंट और हौजरी बेचने के साथ ही हीरे चुनने का काम भी शामिल था और 8 साल तक वो इसी प्रकार की नौकरियां करता रहा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया एसोरीज नाम की एक कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1984 में नौकरी को छोड़कर हर जीवन दास नेमी द सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन कर लिया। और इस ब्रोकरेज फर्म में काम करते उन्होंने प्रसन्न पर जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और उनसे स्टॉक मार्केट के पैतरे सीखते रहे। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझ गया। दोस्तों, साल 1984 में स्टॉक मार्केट के बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी को शुरू किया और साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। यहीं से उनकी स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह बनना और सबसे बड़ा घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। और साल 1984 से 1990 तक मात्र 6 साल में हर्षद की कंपनी स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने लगी। अपनी इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय हर मैगजीन और अखबार में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उनकी 1550 स्क्वायर फीट के सी ब्रेंट हाउस और बेहद महंगी लग्जरी गाड़ियों ने उन्हें बड़ा सेलिब्रिटी ही बना दिया था। हर्षद जिस शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान में पहुंच जाती थी। उदाहरण के लिए तो हर्षद ने एसीसी कंपनी के शेयर वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 रुपये से सीधा 9,000 रुपये तक पहुंचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस भी कंपनी में पैसा लगाते थे उसकी स्टॉक की कीमत ऊंचाई में पहुंच जाती थी, जिसमें उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा होता था। यही कारण था कि कम समय में हर्षद कामयाबी की उन ऊंचाइयों में पहुंच गए थे जहां लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। जहां एक तरफ हर्षद की कामयाबी और स्टॉक मार्केट के अद्भुत ज्ञान को देखकर हैरान थे, वहीं लोग के मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति हर बार इतना सही कैसे हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल ने हर्षद को आसमान से सीधा जमीन में पटक दिया। साल 1992 में हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में इन घोटालों का पर्दाफाश किया था। सुचिता की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो गए और एक के बाद एक घोटालों का पर्दाफाश होता रहा और उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट और 70 क्राइम रिपोर्ट दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाई को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया। और अब ये सबसे बड़ा सवाल था कि हर्षद इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम करने में कामयाब कैसे हो पाए और वो कौन सा तरीका था जिससे वो इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे पाए। और इन सब सवालों का जवाब पत्रकार सुचिता दलाल ने अपने कॉलम में दिया।
सुचिता ने बताया था कि हर्षद बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनका इस्तेमाल गलत रूप से खुद को फायदा पहुंचाने में किया करते थे। साफ शब्दों में कहे तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए REF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया था। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ये रेडी फॉरवर्ड डील होती क्या है। दोस्तों, हमारे देश की सरकार अपने कुछ प्रोजेक्ट्स योजनाओं को खर्च को कवर करने के लिए एक सिक्योरिटीज जारी करती है। इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई तरह की होती है, जिसमें ट्रेजरिंग बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड शामिल होती है। इस सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर्स के लिए एक तय समय के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में सरकार सभी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस समय सभी बैंक को और इन्वेस्टर्स को सरकार की सिक्योरिटीज में एक तय किया हुआ अमाउंट इन्वेस्ट करना अनिवार्य था और ऐसे में अगर किसी भी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए लोन ले लेते थे और फिर कुछ दिनों बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते थे। इसी तरह ये सिक्योरिटीज बैंक के बीच एक दूसरे से लोन लेने का काम करती थी और इसी को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। इस डील में दोनों बैंक के बीच कुछ लोग दलाली का काम किया करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंक के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक के लिए सिला ढूंढना होता था। इस काम के बदले में दलालों को बैंक से अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद मेहता भी बैंक के बीच दलाली का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ खामियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठाकर वो गलत तरीके से पैसे कमाने लगे। दोस्तों, हर्षद मेहता जब किसी बैंक सिक्योरिटीज के बदले दूसरे बैंक से लोन का पैसा लेते थे तो पैसा बैंक को ना देकर वह अपना स्टॉक मार्केट में लगा देते थे, जिसके कारण उस कंपनी का स्टॉक का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ने लगता था। जब वो बैंक हर्षद से अपना सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था तो वो किसी नए बैंक से पैसे लेकर इसे पहले बैंक को दे देता था और इसी तरह उसके पास हर समय करोड़ रुपए होते थे, जिसका इस्तेमाल वो स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने में किया करता था। दोस्तों, वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट में और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने इस घोटाले को और भी एक कदम आगे बढ़ा लिया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए खास रसीद का इस्तेमाल किया जाता था। हर्षद ने बैंक की खास रसीद की नकली कॉपी बनाकर लोन लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह था कि वो किसी भी बैंक से किसी दूसरे बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए का लोन ले सकता था और उस बैंक को इस बात की कोई जानकारी जरा भी नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता था तो अपने शेयर मार्केट में हुए मुनाफे से उस बैंक का पैसा लौटा देता था और अपनी नकली बैंक रसीद वापस ले लेता था। दोस्तों, हर्षद का यह घोटाला कई साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस तेजी से गिरने लगा। हर्षद की करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसी नुकसान के कारण वह बैंक से लिए लोन को पैसा भी नहीं लौटा पाया और उस समय सुचिता दलाल ने इस घोटाले से पर्दा उठा दिया। इस घोटाले की पूरी तरह सामने आने के बाद पता चला कि यह लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम के सामने आने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई थी, जिसमें कई लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस नुकसान के कारण सुसाइड भी किया था। इसमें विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। हालांकि हर्षद को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग मुकदमे चलाए गए, लेकिन उनकी मौत होने तक उन्हें सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हर्षद को महाराष्ट्र के थाने जेल में रखा गया था, जहां 31 दिसंबर 2001 की रात को हर्षद के सीने में दर्द होने की समस्या हुई और रात के करीब 12:30 बजे 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज हर्षद द्वारा किए गए स्कैम को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी यह भारतीय स्टॉक मार्केट में हुआ सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। और आज के लिए बस इतना। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।